हेलो दोस्तों, मैं विकास खन्ना आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। तो उसमें अपन ने रासायनिक समीकरण के बारे में बात की थी और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में भी अपन ने बात की थी। इतनी बात तो अपन ने की थी, लेकिन उस वीडियो में अपन ने थोड़ा सा क्या है कि इसको जो रासायनिक समीकरण इसका बेसिक को ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा बच्चों को उसके बेसिक के बारे में बताया नहीं। तो अभी क्या करेंगे, अपन पहले उसके बेसिक को अध्ययन करेंगे, उसके बेसिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद में संतुलित रासायनिक समीकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर जो ये अभिक्रियाओं का प्रकार है उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो अपन चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। अध्याय नंबर 1 है। ठीक, अध्याय का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये तो अपने को अध्याय का नाम है। ठीक है, चलिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करें, या फिर एक तत्व विघटित होकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करे या उत्पाद का निर्माण करे। जिस क्रिया जो इस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सपोज करिए, अपने को दिया गया है कार्बन, ये क्या है? अभिकारक है। और O2 ये भी क्या है? अभिकारक है। और इन दोनों के अंदर जो क्रिया होती है, इन दोनों की जो प्रक्रिया है, जो जिस प्रक्रिया से दोनों संयुग बनाते हैं, या जो ये CO2 इस यौगिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों मिलकर इस यौगिक का निर्माण करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण, इसी को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस कंप्लीट को, ये प्रक्रिया को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जो तैयार होता है ये समीकरण, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में जो ये बाईं तरफ है, इनको बोलते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक या अभिकारक, इन्हें अभिकारक बोलते हैं। और जो इस दाईं तरफ होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ये हो गया अपने पास अभिकारक या अभिकर्मक, ये अपने पास उत्पाद हो गया। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व और अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक, हाँ। तो एक दो और इससे संबंधित उदाहरण बता देते हैं, जो पिछली क्लास में आपको बताया भी था। हाँ, जैसे जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेंगे आपस में, तो क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट। जिंक
सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इतना हो गया। इसमें क्या है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है अपने पास, ये अपने पास है अभिकारक, अभिकारक, और ये दोनों अपने पास क्या है, ये दोनों अपने पास हैं उत्पाद, उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ जो भी होते हैं, बाईं तरफ जो भी तत्व एलिमेंट्स या कुछ भी बोलो, जो इस तरफ होते हैं बाईं तरफ, उन्हें तो अपन अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और जो यहाँ होते हैं इस तरफ, उन्हें उत्पाद बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आगे इतनी बात समझ में, ठीक। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अपने पास क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, जो लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें बाहर रख दिया और बरसात हो गई, बरसात हो गई, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, ऐसा मौसम चलता रहता है, और वो वस्तुएं बाहर ही रखी हुई हैं, तो उन पर जो हल्की हल्की परत आ जाएगी, किस प्रकार की परत आ जाएगी, हल्की हल्की परत आ जाएगी काले रंग की, काले रंग की मान लो, या फिर जो हल्के 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 लाल कलर की मान लीजिए, वो जो परत आएगी उसे ही कहते हैं जंग लगना, ठीक। और ये लोहे की वस्तुओं पर ही जंग लगता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है दही का जमना, दही का जमना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही मान लीजिए आप, क्यों। अच्छा जी, तो इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हैं जो अपन आगे क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ में उनके बारे में अध्ययन करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। हाँ तो हाँ, इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना, कहीं कोई डाउट। ओके, तो अब अपन करते हैं इससे आगे की अभिक्रियाओं के बाद, सॉरी, इससे आगे का चैप्टर अपन पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए, इससे आगे अपने को अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं। उससे पहले अपन, चलो, आपको 2 एग्जाम्पल जो कल करवाए थे, कल समझाए थे, उन्हें एक बार आज फिर से समझा देता हूँ। किसके, संतुलित रासायनिक समीकरण के। किसी को कोई डाउट रह गया हो तो वो भी देख लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर किसी को कोई इसमें डाउट रह गया हो तो वो भी एक बार फिर से समझ सकता है अच्छे से, ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, सभी को आराम से इजी वे में समझ में आ जाए। एक इजी तरीके से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अपन एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अपने को क्या दिया गया है, Fe है, आयरन बोलते हैं इसे, प्लस H2O जल, दोनों अभिक्रिया करते हैं। ये क्या अपने पास अभिकारक, अभिकारक। जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये अपने पास उत्पाद में क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2 अपने पास उत्पाद में बन गया है। ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास उत्पाद बन गया। इतनी बात क्लियर है, चलो ठीक। अब अपन करते हैं इसको संतुलित। इसको संतुलित करते हैं तो अपन ने देखा कि आयरन का जो परमाणु या अणु, यहाँ पर जो आयरन का अणु है, आयरन का अणु जो अभिकारक की तरफ है, अभिकारक की तरफ जो आयरन का अणु है, और जो उत्पाद की तरफ आयरन का अणु है,
उन दोनों के जो क्या बोलते हैं रे इसे, हाँ, अणु, उन दोनों के जो संख्या या जो गुणन में जो इनके संख्या है या जो इनकी मात्रा है, यहाँ पर इसकी मात्रा एफ ई की 1 है, यहाँ पर एफ ई की मात्रा कितनी है, 3 है। आ गई इतनी बात समझ में। यहाँ पर आयरन की मात्रा 1 है, यहाँ पर 3 है। तो इसको संतुलित करने के लिए अपने को यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आयरन 3 हो गए, यहाँ भी आयरन 3 हो गए, ये हो गया संतुलित। चलो यहाँ पर अपन फिर किसको देखते हैं, H2O को देखते हैं। H2 को देखते हैं तो H2 यहाँ पर भी 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। तो ये तो पहले से इक्वल है, तो इसमें तो कुछ इक्वल करने की आवश्यकता ही अपने को नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपन यहाँ देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 है। तो ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो संतुलित करने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, लगाएंगे तो वो 4 यहाँ बीच में तो लग नहीं सकता, ये तो पूरा फॉर्मूला है, तो वो लगेगा कहाँ, यहाँ लगेगा। यहाँ लगने के बाद ये हाइड्रोजन है ना, ये 2 से 4 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास कितना है, यहाँ पर अपने पास 2 है, तो इस हाइड्रोजन के साथ में भी यहाँ 4 लगेगा, लगेगा। चलो तो अपने पास जो इक्वेशन बनकर तैयार होगी, नई जो इक्वेशन अपने पास आएगी, जो बनेगी वो बनेगी 3Fe प्लस अपने पास आएगा 4H2O, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा Fe3O4, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो यह हाइड्रोजन है इसके साथ में 4 लग जाएगा, 4H2 हो जाएगा। क्यों आया, ये समझ में आया ना आपको? अरे समझ में आ गया ना, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर भी और अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करने वाले हैं अभिक्रियाओं के बारे में, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं अपने पास हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया हैं अपने पास। तो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं, 5 या 6 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जैसे भी अपन काउंट करें वो 5 या 6 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिनके बारे में अपन धीरे धीरे अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे 1 नंबर पर है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जैसे ये 2 अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करें। जैसे ये दोनों मिलकर सिर्फ इस जैसे ये दोनों मिलकर सिर्फ इस Fe3O4 का निर्माण करते, ये दोनों मिलकर, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है अपनी? संयोजन अभिक्रिया हो जाती। लेकिन इसमें अभी प्लस में 4H2 है, तो ये अपने पास संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। 2 नंबर पे अपने पास कौन सी आती है? वियोजन या विघटन। विघटन मतलब कि इसमें एक ही अभिकारक या अभिकर्मक टूटकर 2 भिन्न भिन्न उत्पादों में परिवर्तित होता है।
तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 पर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से अपना तात्पर्य क्या है? हाँ, ये जो अपने पास है ऐसे ही होगा इसमें विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे ये O था, ये यहाँ पर H के साथ में है, हाइड्रोजन के साथ में ना O, लेकिन यहाँ पर ये जो O नहीं, ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये किसके साथ में आ गया? आयरन के साथ में आ गया, और हाइड्रोजन अकेला ही रह गया। इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो लिख लेते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें भी कुछ नहीं होता, सिंपल सी अभिक्रिया है। वो जो विस्थापन में होता वही इसमें होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ये जो Fe था और ये H2O था, तो विस्थापन अभिक्रिया में जो उत्पाद बनाना, इसमें ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ में जुड़ गया और हाइड्रोजन अकेला रह गया। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होगा कि इसके साथ में जो सहायक होगा इसका, जैसे इसका सहायक ऑक्सीजन है तो इसका भी जो सहायक होगा वो तो इसके साथ में आ जाएगा, और इसका जो सहायक होगा वो इसके साथ में आके उत्पाद बना लेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि एक दूसरे के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका विस्थापन हो जाएगा। जो ये यौगिक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका विस्थापन हो जाएगा। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में आता अपने पास नंबर 5 पर उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, या अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट ये आता अपने पास अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या है? उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया में होगा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, सॉरी ह्रास नहीं होगा इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और जो ये साथ में है अपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन में क्या होगा? अपचयन में तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी। सही लिखा था अपन ने, थोड़ी सी गलती कर दी यार। अपचयन में क्या होगा? अपचयन में होगा ऑक्सीजन में कमी, जबकि इसमें अपचयन में होगा हाइड्रोजन में वृद्धि। ठीक, आ गई इतनी बात समझ में? तो चलिए अपन थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं और इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे कौन सी? संयोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। संयोजन के बाद में अपन वियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे, और वियोजन के बाद में अपन जो धीरे धीरे आगे विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अपचयन है, उपचयन है, फिर संक्षारण है, लोहे की परत पर जंग लगना, दही का जमना, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेप किया जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। और जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, तो उनके बारे में अपन आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में अपन बात करने वाले। तो आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। अपन ने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। चलिए लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया अपन H2O जल के साथ करवाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन जल के साथ करवाते हैं तो ये दोनों उत्पाद का निर्माण करेंगे। उत्पाद क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। ये जो उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसमें क्या है, इसमें अपन को क्या दिया था, दो या दो से अधिक अभिकारक। एक तो ये रहा, एक अभिकारक तो ये रहा और एक अभिकारक ये रहा। दो या दो से अधिक अभिकारक, तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं ना। ये उत्पाद सिंगल है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, ये एकल उत्पाद है। तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, आ गई ना? चलो ठीक। अब एक उदाहरण अपन इसका और देख लेते हैं। एक उदाहरण अपन शुरुआत में अपन ने एक उदाहरण लिया था, ये एक उदाहरण लिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये लिया था, ये है कार्बन, ये है अपने पास ऑक्सीजन। ये भी अभिकर्मक, ये भी एक अभिकर्मक। तो ये दो अभिकर्मक हो गए, यह अभिकारक मान लीजिए। अभिकारक हो गए दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद CO2 का निर्माण करते हैं, कर रहे हैं ना CO2 का निर्माण। CO2 क्या है यहाँ पर, CO2 यहाँ पर एकल उत्पाद है, एकल उत्पाद है। तो आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। अगला है अपने पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या विघटित अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या विघटित अभिक्रिया, तो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक एकल उत्पाद ताप मिलने पर या उष्मा मिलने पर टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है। मैंने पहले उत्पाद बोल दिया, सॉरी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक या अभिकारक उष्मा मिलने पर टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम
कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा। ये अपने पास उष्मा का चिन्ह होता है, तो अपन उष्मा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा मिलने पर CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो यहाँ देखिए आप, अपने पास अभिकर्मक क्या था? कितना था? एकल अभिकर्मक था क्या? एकल अभिकर्मक या अभिकारक मान लीजिए, एकल अभिकारक या अभिकर्मक था और उसे उष्मा प्राप्त हुई। उष्मा प्राप्त होने के बाद वो छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो गया, टूट गया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो में टूट गया, विभक्त हो गया। तो इस प्रक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया इसी प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए आप। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं लेड नाइट्रेट 2PbNO3 की होल ट्वाइस। ये एग्जाम्पल अपने को बुक में दिए गए, अपन बुक की एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने तरफ से कोई भी एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे। ये बुक के एग्जाम्पल हैं और बुक के एग्जाम्पल ही मैं मानता हूँ कि आपको समझने के लिए सबसे अच्छे रहेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एग्जाम्पल तो अपन ने किए हुए हैं, ये क्वेश्चन तो अपन ने किया हुआ है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। तो चलिए, इससे बना 2PbO प्लस 4NO2 और O2, ये अपने को एग्जाम्पल दिया गया, बुक में दिया गया है एग्जाम्पल, बुक से ही अपन ने किया है। अपने को क्या दिया गया था? एकल अभिकर्मक या अभिकारक अपने को दिया गया था लेड नाइट्रेट अपने को एकल अभिकारक दिया गया है। और अपने को क्या कहा गया है कि ताप मिलने पर ये जो लेड नाइट्रेट ताप मिलने पर ये लेड ऑक्साइड और NO2 नाइट्रेट डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनमें विभाजित हो गया। तो इस प्रक्रिया को, जो इस अभिकर्मक से ये उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको? आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब अपन ने आज क्या पढ़ा उसके बारे में अपन 2 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं और उसके बाद में आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को अपन यहीं ऑफ करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अपन ने जब चैप्टर शुरुआत किया तो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या अभिकारक या अभिकर्मक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। आगे बात समझ में? जिसमें 2 या 2 से अधिक
अभिकर्मक या अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो ये अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो उत्पाद और जो अभिकर्मक और उत्पाद हैं उनकी जो पूरी प्रोसेस है उसको तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो बनने की प्रक्रिया। लेकिन जो बनी हुई चीज़ है, जो बनी हुई स्थिति है, उसको क्या कहते हैं? उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो इसमें क्या दिया गया था? इसमें दिया गया था कि अभिकर्मक और उत्पाद में उपस्थित जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। जितने एलिमेंट्स इसमें अभिकर्मक में या अभिकारक में हैं उतने ही एलिमेंट्स उत्पाद में होने चाहिए, तब ही समीकरण संतुलित माना जाएगा। उसके बाद में अपन ने समीकरण को संतुलित किया और कुछ एग्जाम्पल भी किए। इतना करने के बाद अपन ने आज थोड़ा सा अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। तो अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? अभिक्रियाएं लगभग 5 या 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आती है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हों। उसके बाद में आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अपन ने चर्चा नहीं की। विस्थापन अभिक्रिया में किसी एक अभिकर्मक से उत्पाद बनते समय जो तत्व है वो टूटकर दूसरे अभिकर्मक के साथ में उत्पाद बना ले या दूसरे अभिकर्मक के साथ में यौगिक का निर्माण कर ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। जो एक दूसरे के स्थान को विस्थापित कर देते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों में जो आयन है, दोनों के साथ में जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ये द्वितीय विस्थापन में होता है। और उपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इन्हीं के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और अगली क्लास में जो अभिक्रियाओं के प्रकार है उनसे शुरू करेंगे और विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में संसारण का अध्ययन करेंगे और जो भी पॉइंट बच गए, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।